अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 83, जहाँ योनयोक बस पर चढ़ता है और रिम के लिए भी टिकट खरीद लेता है। 2 टिकट दे दीजिए। रिम योनयोक को देखकर मन में सोचती है कि हर लड़का दोस्ती करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करता है, बट फिर भी उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। लेकिन जब रिम थैंक यू बोलने के लिए पलटती है तब रिम देखती है कि योनयोक पहले ही पीछे जाकर बैठ चुका है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। रिम भागते हुए बस स्टॉप पर आती है और देखती है कि योनयोक वहाँ पर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा है। एंड तभी योनयोक रिम को अम्ब्रेला देते हुए बोलता है, लो इसे यूज कर लो। रिम योनयोक को देखते हुए मन में बोलती है, ये तो वही लड़का है ना, वो बस वाला। देखो गाइस, मैं यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि अभी तक रिम योनयोक को नहीं जानती कि वो कौन है। उसे लगता है कि योनयोक बस एक नॉर्मल लड़का है जो उसका नंबर लेने के लिए सब कर रहा है। ओके, सो स्टोरी पर वापस आते हैं। योनयोक रिम की तरफ देखता है जो कंफ्यूज होकर उसे देख रही होती है, और योनयोक को लगता है कि रिम अम्ब्रेला इसीलिए नहीं ले रही क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए योनयोक छोटा वाला अम्ब्रेला निकाल कर रिम को देने लगता है। रिम अम्ब्रेला लेते हुए मन में बोलती है, हाँ लेकिन ये 2 अम्ब्रेला लेकर क्यों घूम रहा है। एंड देन हमें एक और दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिम गलती से खुद पर ड्रिंक गिरा देती है, और तभी वहाँ पर योनयोक आता है और रिम को टिश्यू देने लगता है। एंड इसके बाद योनयोक काउंटर पर जाकर पे करने लगता है, और रिम कंफ्यूज होकर योनयोक को देखती रहती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी रिम को परेशान कर रहा होता है, बट वहाँ पर भी योनयोक टाइम पर आ जाता है और रिम को बचा लेता है। इसके बाद हमें एक और दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन रिम बस स्टॉप पर आती है और उसे योनयोक वहाँ पर बैठा हुआ मिल जाता है, और रिम योनयोक से बोलती है कि क्या वो उसे कुछ पैसे दे सकता है। योनयोक बोलता है कि उसे पैसे क्यों चाहिए। रिम रिप्लाई में बोलती है कि उसकी मॉम का बर्थडे आने वाला है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। एंड योनयोक रिम को पैसे दे देता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिम अपनी मॉम के मेमोरियल के लिए जा रही होती है कि तभी हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, वो पहली बार था जब उस दिन मेरे दिमाग में मॉम की जगह किसी और की बातें घूम रही थी। रिम आगे बोलती है, जब लोग मर जाते हैं तब उनके बर्थडेज को बुला दिया जाता है, सिर्फ वो दिन ही याद रहता है जब वो मरे थे। इसीलिए मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। उस अजीब से दिन जब मैं हमेशा परेशान रहती थी, मुझे पहली बार उसे सेलिब्रेट करने का मन कर रहा था। मॉम, हैप्पी बर्थडे, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बर्थडे काफी सालों से सेलिब्रेट नहीं किया था। मॉम, आपको पता है मेरे एक दोस्त ने आपको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए बोला था, उसका नाम, ओह मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। इसके बाद हमें एंट्रेंस सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जब योनयोक और रिम जिवॉन हाई स्कूल में पहली बार मिले थे। एंड इस दिन रिम को पहली बार योनयोक का नाम पता चलता है, हे योनयोक हम। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, मुझे पूरे 1 साल बाद उसका नाम पता चला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक दिन योनयोक रिम की मॉम के मेमोरियल पर जाता है। एंड रिम योनयोक को चुपके से देख रही होती है, एंड जहाँ पर योनयोक बोल रहा होता है कि वो रिम का हमेशा ध्यान रखेगा उसके डैड की जगह। एंड देन हमें रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, जब मुझे पता चला कि शायद योनयोक मेरा भाई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और फिर मैं बहुत जल्दी योनयोक के पेरेंट्स से मिली। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था, वो बस महज एक गलत फहमी थी। एंड देन हमें रिम के मॉम और उसके डैड की फोटो दिखाई जाती है। एंड यस, ये बात बिल्कुल सच है कि योनयोक के डैड रिम के डैड नहीं है। एनीवेज, हमें रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, आखिर में योनयोक मेरा भाई नहीं था, मैं बस अकेली थी। इसके बाद हमें स्टार्टिंग के चैप्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन योनयोक अपनी टाई रिम को दे देता है और रिम टाई पहनकर जाने लगती है, बट एक्चुअल में रिम पहले नहीं जाना चाहती थी, वो योनयोक के साथ रुकना चाहती थी। इसके बाद हमें और भी सीन्स दिखाए जाते हैं,
जहाँ रिम यूनियॉक को अपने क्लोज रखने का हमेशा ट्राई करती रहती थी। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में रिम की वॉइस आती है, जहाँ रिम बोल रही होती है, यूनियॉक, क्या सच में तुम्हें कभी मेरी चिंता होती थी या फिर वो सिर्फ एक नाटक था? अगर ऐसा है तो फिर क्यों, आखिर क्यों तुम हमेशा मेरी मदद करने आ जाते थे? ये सब बहुत अनोइंग है। तुम्हें पता है क्या यूनियॉक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे बिहेव करने में जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम बस मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें मेरी चिंता होती थी, तुम मेरी वजह से गिल्टी फील करते थे और कभी कभी तुम मेरी चिंता करते हुए रोते भी थे, है ना? मैं जानती हूँ यूनियॉक, ऐसा हमेशा करते रहना। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ रिम इरिटेट होकर जा रही होती है। शिट, ये दोबारा से हो रहा है। आखिर क्यों? जो मेरा होता है उसे दुनिया छीन क्यों लेती है? इसके बाद हमें सोई और यूनियॉक को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं एंड ब्लश कर रहे होते हैं। तभी यूनियॉक बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई सोई शर्माते हुए बोलती है, पर हम स्कूल में ही तो मिले थे। एंड यूनियॉक बिना कुछ बोले सोई को देखने लगता है। एंड तभी यूनियॉक उठता है और सोई के करीब आ जाता है और बोलता है, वैसे नहीं सोई, मैंने इस तरह तुम्हारे करीब रहने को मिस किया। सोई शर्माते हुए बोलती है, मैंने कहा ना, हमने वो रूल बस थोड़ी देर के लिए बंद कर रखा है। तभी यूनियॉक सोई को चाम देते हुए बोलता है, जो उसने सोई के लिए खरीदा था बट उसे पहले दे नहीं पाया था। सोई, ये तुम्हारे लिए है। मैंने सुना है इसे लग तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता है। वेल, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे इसीलिए खरीदा क्योंकि मैं इन सब में मानता हूँ, बट इसके थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा सोई, हमेशा, हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी बात हो। मैं तुम्हें ये अकेले में देना चाहता था, इसीलिए अभी तक दे नहीं पाया। एंड इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई यूनियॉक से मिलकर वापस जा रही होती है कि तभी सोई की नजर जमीन पर पड़े हुए लॉलीपॉप पर जाती है। एंड वो लॉलीपॉप एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये लॉलीपॉप होते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, जो कि सोई को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। एंड सोई उन लॉलीपॉप के पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। एंड हाँ, ये बिल्डिंग होती है एक चर्च की। बिल्डिंग के अंदर सोई को एक इंसान दिखता है, जो एकदम व्हाइट कपड़ों में बैठा हुआ होता है, जैसे कोई न्यूली ब्राइड हो। एंड ये पर्सन होता है मरांग का सीईओ। एंड जैसे ही सोई अंदर जाती है, सीईओ स्माइल करने लगता है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मैंने इतनी बार मरांग के सीईओ से मिलने का इमेजिन किया था कि हर बार मेरी इमेजिनेशन में हम अलग अलग तरह से मिलते थे और हर मुलाकात का आउटकम अलग रहता था। मैंने सीईओ को अपनी इमेजिनेशन में एक विलन जैसा सोचा था, एक माफिया टाइप। लेकिन अब जब मैं इसका चेहरा और बाल देख रही हूँ, तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये पर्सन कितना सुंदर है। सोई सीईओ के पास जाते हुए मन में आगे बोलती है, और यहाँ तक कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक तक सुनाई दे रहा है। तभी सोई को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में सीईओ ने बैकग्राउंड में म्यूजिक चलवाया हुआ है। क्या? यहाँ तो सच में म्यूजिक चल रहा है। बस अब बंद करो इसे। तभी सीईओ सोई से बोलता है, हे सोई, क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा मिस किया, जो तुम इतनी मेहनत कर रही थी मुझे ढूंढने के लिए? सोई मन में बोलती है, क्या कहा? मैं इसे मिस कर रही थी? ये आदमी कितना अजीब है। सीईओ आगे बोलता है, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर बता सकता हूँ कि तुम अभी अभी यही सोच रही हो कि ये आदमी कितना अजीब है ना सोई? पर सच कहना, मैं एकदम स्टनिंग लग रहा हूँ, है ना? मैंने इस लुक को बहुत सोच समझ कर किया है। पहले मैंने आउटफिट डिसाइड किया, ये सोचकर कि मैं कैसी वाइब देना चाहता हूँ। ये ऑल वाइट सूट अरमानी का है, जो कि मैंने सिल्क नेकटाई के साथ पहना है। तुम्हें पता भी है, ये सूट कोई ऐसा वैसा सूट नहीं है। ये सूट पूरी दुनिया में सिर्फ 20 ही बने हैं।
खैर मुझे पता है तुमने अपने ख्यालों में मुझे विलेन जैसा सोचा होगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत जरूरी होता है और मैं एक एंजल की तरह फील करना चाहता था। सोया इसलिए मैंने ये पहना क्योंकि ऐसी धार्मिक लोकेशन के अकॉर्डिंग ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। सोई चुपचाप खड़ी होकर सीईओ की बातें सुन रही होती है कि तभी सीईओ आगे बोलता है, खैर हटाओ इन सब बातों को, मैं तो बस एक फैन होने के नाते अच्छा दिखना चाहता था। सोई बोलती है, तुम ही हो ना यूजर फॉलफॉन 88 है ना। सोई की बात सुनकर सीईओ के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। तभी सोई आगे बोलती है, जेली पॉप मरांग का सीईओ, वो सब इंसिडेंट उन सब के पीछे तुम ही हो ना। सीईओ बोलता है, ओ तो क्या अब तुम मुझसे पूछताछ कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी करने लगी? एंड तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा हो। सोई वो मैं हूँ जिसे अभी गुस्सा आना चाहिए। सीईओ का सीरियस मूड देखकर सोई घबरा जाती है और मन में बोलती है, भले ही ये एंजल जैसा दिख रहा हो पर मैं जानती हूँ ये अभी मुझे मारना चाहता है। ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि इस समय मैं डरी हुई नहीं हूँ, लेकिन सबसे बुरे हालातों की यही बात सबसे अच्छी होती है कि उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। एंड देन हम सोई के ख्याली वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ सोई पहाड़ की चोटी के बिल्कुल एज पर खड़ी होती है। एंड सोई लड़ने का डिसाइड करती है और बोलती है, अगर मैं गिरने के कगार पर खड़ी हूँ तो मेरे पास बस यही ऑप्शन है कि मैं अपने दुश्मन का सामना करूँ। एंड सोई हिम्मत दिखाते हुए सीईओ से बोलती है, तो बताओ तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? सीईओ इरिटेट होकर बोलता है, तुम डरी हुई लग रही हो सोई, और तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम जानती हो कि तुमने क्या गलत किया है। सोई शॉक होकर मन में बोलती है, क्या इसे ये लगता है कि मैं बस इसी वजह से डरी हुई हूँ? इसे याद नहीं क्या इसने मुझे मारने की कोशिश की थी? सोई सीईओ से बोलती है, मुझसे इस तरह से बात मत करो, झूठ मत बोलना, तुम यहाँ इसीलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? सोई की बात सुनकर सीईओ शॉक होकर बोलता है, हाँ सीरियसली? विश्वास ही नहीं होता, अब मुझे बड़ा बनकर दिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सोई बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्साइलिस की एंडिंग को दोबारा से लिखो। एंड अब सोई खुश हो जाती है क्योंकि चीजें अब सोई के प्लान के अकॉर्डिंग होने लगती हैं। इसके बाद सोई सीईओ से बोलती है, क्यों तुम एंडिंग से खुश नहीं हो क्या? सीईओ बोलता है, हाँ सीरियसली तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि ग्रे ब्रेस्ट कैंसर से मर गया? सच में सोई, ब्रेस्ट कैंसर से? तुमने उसके लिए ये एंडिंग लिखी? सोई एम्बैरेस होते हुए मन में बोलती है, शायद सच में काफी बुरी एंडिंग लिख दी मैंने, लेकिन सोई अब शांत रहना, बिल्कुल भी घबराना मत, स्टे कंपोज ओके। एंड देन सोई अपने प्लान के अकॉर्डिंग सीईओ से बोलती है, वो एक्चुअली सब कुछ मेस्ड अप हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टोरी कहाँ जा रही है, स्टोरी का कुछ सर पैर ही समझ नहीं आ रहा था, और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं स्टोरी को वापस ट्रैक पर ला भी पाऊंगी या फिर नहीं, इसीलिए मैंने उसे ऐसे ही खत्म कर दिया, ग्रे को ब्रेस्ट कैंसर से मार के। सीईओ गुस्से में बोलता है, क्या कहा? ऐसे ही खत्म कर दिया बिना कुछ सोचे समझे? सोई बोलती है, हाँ। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, मैंने जाल फेंक दिया, अब देखते हैं मछली फंसती है या फिर नहीं। तभी सोई सीईओ से आगे बोलती है, मैंने पहले स्टोरी को ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया था पर वो मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने बस किसी तरह उसे खत्म कर दिया और अपने दिमाग से बोझ हटा दिया। सोई की बात सुनकर सीईओ बोलता है, विश्वास नहीं होता और तुम खुद को ऑथर कहती हो, हाँ क्या तुम्हें एज एन ऑथर को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती? एंड तभी सीईओ सोई के पास आते हुए बोलता है, मुझे एक बात बताओ सोई, अगर तुम्हें बीच में कहीं स्टोरी समझ नहीं आ रही तो क्या तुम उसे इस तरह से खत्म कर दोगी? मुझे वो दुनिया बहुत पसंद है जो तुमने बनाई है, मुझे उससे प्यार है, लेकिन तुम जो खुद ऑथर हो जिसने वो दुनिया खुद बनाई है,
क्या तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं सोई? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सोई बोलती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? सीईओ बोलता है, तुम्हें किसी तरह स्टोरी को रिजॉल्व करना चाहिए था। अगर तुम्हें लग रहा था कि किसी मोड़ पर स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो उसे सुलझाना चाहिए था और उसे प्रॉपर एंडिंग देकर खत्म करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मान लो, अगर तुम्हें स्टोरी बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी तो उसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए था। तुम्हें अपनी स्टोरी के किसी भी कैरेक्टर को मारने की कोई जरूरत नहीं थी सोई। सीईओ की बात सुनकर सोई मन में बोलती है, फंस गई मछली। एंड अचानक से सोई की आंखों में चमक आ जाती है। सोई की आंखें देखकर सीईओ भी काइंड ऑफ समझ जाता है कि उसने कोई मिस्टेक कर दी है। एंड अब सिचुएशन सोई के हाथों में होती है। ओह, तभी सोई सीईओ से बोलती है, सही कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं थी ग्रे को मारने की। तुम सही हो, मैं समझ गई। मैं एंडिंग दोबारा लिखूंगी। पर तुम्हें नहीं लगता कि इसी तरह तुम्हें भी कुछ चीजों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, उन्हें ऐसे ही खत्म करने की जगह? सो बेसिकली सोई यहाँ पर अपने बारे में यानी कि खुद के बारे में बोल रही होती है कि अगर सोई के लव पॉइंट या लव पॉइंट सिस्टम में किसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, अगर चीजें मेस्ड अप हैं, तो सीईओ को ऐसे ही सोई को नहीं मारना चाहिए। उसे फिर से चीजों को रिकंसीडर करना चाहिए या नए तरीके ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सोई बच जाए, उसकी जान ना जाए। एनीवेज, स्टोरी पर वापस चलते हैं। सीईओ समझ जाता है कि सोई किस तरफ इशारा कर रही है एंड सीईओ स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है। सीईओ आगे बोलता है कि अब हम थोड़ा बैठकर बातें कर लें। एंड देन सोई की नजर मैनेजर किम पर जाती है एंड सोई कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगती है। एंड अगले सीन में सोई के सामने होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सोई और मरांग के सीईओ मिस्टर हारू के बीच में होने वाला होता है। देन सीईओ आगे बोलता है, तो फिर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें सीईओ के घर का सीन दिखाया जाता है जहां सीईओ सोफे पर लेटा हुआ होता है और मैनेजर किम से बोल रहा होता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ ना? मैनेजर किम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। सीईओ बोलता है, हाँ, तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो मैं हूँ जो हारा है और जिसे फंसाया गया है। देखो, सीईओ का पूरा प्लान ये था कि वो सोई को किसी न किसी तरह से नॉवेल की एंडिंग लिखने के लिए मना लेगा और सोई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। बट ये खुद हमारी मास्टरमाइंड सोई ने करवाया था। उसने सीईओ को ऐसे एक्ट करने पर मजबूर कर दिया था। सो या एनीवेज, तभी मैनेजर किम बोलते हैं क्योंकि एंड मैनेजर किम आगे बिना बोले ही शांत हो जाते हैं। एंड इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाते हैं जो कि सोई की तरफ से होते हैं एंड जो होते हैं कुछ इस तरह। रूल नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सीईओ को सोई की रिस्पेक्ट करनी होगी बिकॉज सोई अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, किसी कर्ज में या मजबूरी में नहीं। रूल नंबर 2, सीईओ को ये बात माननी पड़ेगी कि दिक्कत सिस्टम में है न कि सोई में, और सीईओ को इस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। रूल नंबर 3, जब तक फाइनल सॉल्यूशन मिल नहीं जाता तब तक सीईओ सोई को ना तो मारने की कोशिश कर सकता है और ना ही उसे मारने की धमकी दे सकता है। रूल नंबर 4, अगर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये चीज प्रूव हो जाती है कि सोई सिस्टम में इकलौती डिफॉल्टर है, तब भी सीईओ सोई को ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं मार सकता। दोनों पार्टीज बैठकर इस डिसीजन को लेंगी कि आगे क्या करना है। एंड इसके बाद हमें मैनेजर किम को दिखाया जाता है जो मन में बोल रहे होते हैं, तुम्हें ऐसा इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हें एक हाई स्कूलर ने अपनी उंगलियों पर नचा दिया। वो जो चाहती थी उसने तुमसे बड़े आराम से करवा लिया। तुमने बस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 कंडीशन रखी थी लेकिन उसने अपनी कंडीशन से पन्ने भरवा दिए। तभी सीन शिफ्ट होता है सीईओ पर जो कुछ सोचते हुए बोल रहा होता है, मुझे शायद व्हाइट की जगह ऑल ब्लैक पहनकर जाना चाहिए था। सीईओ की बात सुनकर मैनेजर किम मन में बोलते हैं, सीरियसली तुम्हें लगता है इशू ये था? सच में?